हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 13 सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला के बारे में। ओके, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? एक कविता देखी थी निराला जी की कि वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इस चैप्टर में 2 कविता एक साथ पढ़ने वाले हैं जो कि निराला जी की है। एक वह तोड़ती पत्थर और दूसरी है मौन। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम पत्थर वाली कविता को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो अभी हमको पता है कि पार्ट 1 में क्या देखा था कि जो कवि है उसने उस लड़की को धूप में पत्थर तोड़ते हुए कहाँ देखा? इलाहाबाद के किसी पथ पर देखा है ना। तो वो प्रत्यक्षदर्शी थे उस बात घटना के। और नेक्स्ट कि उन्होंने देखा कि वो धूप में पत्थर तोड़ रही है और ना वहाँ आसपास कोई भी छायादार पत्थर भी नहीं, छायादार वृक्ष भी नहीं है ना। तो इसमें आगे क्या कह रहे हैं कवि कि कवि कार्य की कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहा है। कार्य की कठिनतर परिस्थिति का चित्रण हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि दोपहर में धूप बढ़ने लगी है, गर्मियों के दिन है और तमतमाता सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है। ठीक है, बहुत ही धूप पड़ रही है और इसकी गर्मी बहुत ही तेज़ है। यहाँ तमतमाता रूप प्रत्यक्ष में तो दिन का है, पर इसे मजदूरनी के तमतमाते चेहरे से भी जोड़ा गया है। ज़रा सोचिए, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता होगा। गरम लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा देते हैं। कवि कहता है कि इस समय धरती ऐसे तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। यानी कि बोल रहे हैं कि जैसे रुई को हम जलाते हैं, ठीक है, तो वो एक साथ लपटें नहीं पकड़ती, आग की लपटों से नहीं जलती, लेकिन धीरे धीरे सुलगती है ना। तो वैसे ही धरती तप रही है, ऐसा लपटें नहीं निकल रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर तप रही है। ओके, अब तो दोपहर हो आई है। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है और ऐसे में भी वह मजदूर सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। टिप्पणी देखते हैं। फर्स्ट, इन पंक्तियों में निराला ने शब्द चयन पर ध्यान दिया है। ठीक है, अंश 1 में क्या था कि उन्होंने जो काम करते हुए देखा उस सिचुएशन का वर्णन किया था और उसकी शारीरिक सौंदर्यता का भी वर्णन किया था उस लड़की के। और अंश 2 में जो सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी कि उसके शब्द चयन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस प्रसंग को वहाँ चढ़ रही थी धूप कथन से प्रारंभ करते हैं। धूप का धीरे धीरे चढ़ना, अंततः उसका दोपहर तक पहुँचना, प्रायः हुई दोपहर। यहाँ प्रायः का प्रयोग देखते हैं तो दिन श्रमिकों के पास समय मापने का कोई निश्चित उपकरण नहीं होता है ना। जो मजदूर होते हैं उनके पास कोई निश्चित साधन नहीं होता कि कितने बजे ये चेक करने को। तो वो क्या करेंगे, धूप के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने बजे होंगे, राइट। तो यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ती बढ़ती धूप जब इतनी बढ़ जाती है कि धरती जलने लगे या धूप के थपेड़े असह्य हो जाए तो गट गुबार उड़ने लगे, तो उन्हें लगता है कि लगभग मध्याह्न हो गया है, यानी कि दोपहर हो गई है, मध्याह्न यानी कि 12-1 तो बज ही गए हैं। ओके, सेकंड है कि रुई जो जलती हुई भू में उपमा बड़ी बेजोड़ है। उपमा, यहाँ उपमा अलंकार कैसे सेट किया गया है कि जैसे रुई जलती है तो उसमें से लपटें नहीं निकलती, लेकिन वो जल तो रही होती है ना। तो सेम उसको किसके साथ जोड़ा गया है कि उसको किसके साथ जोड़ा गया है, धरती के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, कि धरती जो है वो आग की लपटें नहीं पकड़ रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रही है। ओके, तो धरती का भी यही हाल है। शुरू में ऐसा लगता है कि रुई में कोई आग नहीं है और ना ही लपटें उठती हैं, लेकिन गर्मी की अधिकता से पता चलता है कि इसमें आग लगी है। थर्ड है कि ऐसा ही प्रयोग है गर्द चिंगी। दोपहर इतनी गर्म हो जाती है कि धूल का एक एक कण आग की चिंगारी से जान पड़ता है ना। धूल का जो एक एक कण होता है, माटी का एक एक कण होता है, वो बिल्कुल ही चिंगारी सा मालूम पड़ता है।
इतनी धूप होती है, ठीक है। ऐसे चिंगारियों की गर्द पूरे आसमान में छा गई है और इसी प्रकार पूरे अवतरण में गर्मी की प्रचंडता को अनेक प्रकार से साकार किया है। थर्ड अंश देखते हैं इस कविता का कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। अभी यहाँ पे आपने देखा ना कि पिछले अंश में क्या था कि वह तोड़ती पत्थर था, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, मैं तोड़ती पत्थर। तो देखते हैं इसमें क्या है कि कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा है और अब मजदूरनी ने भी देखा कि उसे कोई देख रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जो कवि है उसने हमको बताया कि एक लड़की जो है वो पत्थर तोड़ रही है धूप में, ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो लड़की है वो भी देख रही है कवि को कि उसे कोई काम करते हुए देख रहा है। तो उसे दिखते हुए देखकर उसके सामने की अट्टालिका को भी देखकर वो प्रायः थोड़ा उसका जो क्रम होता है काम करने का वो विचलित हो जाता है, पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं उपजती है। यानी कि वो जो पत्थर तोड़ती है फिर वो लेखक के सामने देखती है, कवि के सामने देखती है और फिर वो सामने बड़े जो घर है उसके सामने देखती है और वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन ये कैसा होता है, देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, है ना, तो कोई थोड़ी सी भी अड़चन आ जाए तो आप स्लो हो जाओगे थोड़ा, है ना, आपका थोड़ा ध्यान भटक जाएगा। तो सेम इसके साथ हुआ, ठीक है, लेकिन वो वापस अपने काम में जुट जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके मन में कोई दीनता यानी कि गरीबी या ईर्ष्या का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा जिसने आतंक को सहा हो और पर रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। यानी कि वो कह रही है कि वो कवि जो है वो कह रहे हैं कि उस लड़की ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसने रोकर कभी अपनी गरीबी किसी को बताई नहीं है, ओके, रोकर कभी अपनी दीनता किसी के सामने प्रकट नहीं करी। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झंकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झंकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह सुडौल युवती कांपी, उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। उसके बाद वह पुनः काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा कि मानो वह कह रही है कि वह पत्थर तोड़ती है। यहाँ पे वो क्या कह रही है कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टिप्पणी। इस पूरे प्रसंग की विशेषताओं पर आपने गौर किया होगा, इसमें बिना संवादों के भी संवादात्मकता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो कवि और मजदूरनी एक दूसरे को देखते हैं तब कुछ बातचीत नहीं होती, फिर भी इसमें संवाद होता है। कैसे? मौन रहकर, ठीक है। केवल आंखों से ही भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है ना। पहले कवि जो है वो मजदूरनी को देख रहा था और बाद में मजदूरनी जो है वो कवि को देखती है और उसके बाद उस भवन की ओर भी देखती है, भवन यानी कि उस घर की ओर भी देखती है जो उसके सामने होता है, राइट। तो पुनः वह कवि के ओर स्वाभिमान और अपराजयता के भाव से देखती है। इस प्रकार देखने का मौन ही मुखरित हुआ है। वीणा की झंकार की कल्पना भी कवि कर रहा है। मजदूरनी का टूटा हृदय ही छिन्नतार है। अंत में मजदूरनी का मौन संवाद ही मुखरित हुआ है। कवि को लगता है कि जैसे वह कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर, ओके। सेकंड को देखते हैं। कविता के प्रारंभ में कथन था कि वह तोड़ती पत्थर, है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं तोड़ती पत्थर। तो इन दोनों में क्या रहस्य है कि प्रारंभ में वह सर्वनाम किस लिए था? सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं था, उस सारी मजदूरनी के लिए था, मजदूरों के लिए था जो पत्थर तोड़ रहे थे। इसलिए किसी स्पेसिफिक नाम कोई नहीं मिला, उस मजदूरनी को नाम नहीं दिया कवि ने, राइट। तो वह कहकर उन्होंने सबको संबोधित किया, ओके। लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, मैं तोड़ती पत्थर, यानी कि वो लड़की कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर।
ओके, लेकिन उसने कहा नहीं, लेकिन सिर्फ मौन रहकर ऐसे बातचीत हुई कवि और उस लड़की के बीच। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी पत्थर पर हथौड़ा चलाते हुए मजदूरनी कहती है कि मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात ये जो वाक्य है मैं तोड़ती पत्थर में, वो दो संदर्भ में यहाँ पे बोला गया है। एक तो ये कि वो कह रही है कि सड़क किनारे जो पत्थर पड़े हैं उसको मैं तोड़ रही हूँ, और दूसरा क्या हो रहा है कि वो ये भी बोल रही है कि संवेदनशील समाज की विषमताओं को सह रहे अपने हृदय रूपी पत्थर को भी वो तोड़ रही है, और उससे इस हृदयहीन पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ सकते हैं। हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था, उसको भी ये तोड़ सकती है। ओके, अभी ये था कविता 1, वह तोड़ती पत्थर। सेकंड कविता क्या है निराला जी की, वो है मौन। ठीक है, उसको देखते हैं। बैठ ले कुछ देर आओ एक पथ के पथिक से प्रिय, अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। सरल अति स्वच्छंद जीवन प्राप्त के लघुपात से, उत्थान पतनाघात से रह जाए चुप निर्द्वंद। सेकंड कविता का नाम क्या है, मौन। ये कविता जो है वो प्रमुख कवि निराला की ही है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी की ही है। यह निराला ग्रंथावली भाग 2 से संकलित कविता है। ठीक है, ये इनकी कौन सी बुक से ली गई है, निराला ग्रंथावली भाग 2 में से। प्रस्तुत कविता में एक व्यक्ति जो है वो अपने प्रियतम से कुछ क्षण शांति से मौन रहकर व्यतीत करने का आग्रह कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति है जो अपने प्रियतम से बोल रहा है कि कुछ क्षण कुछ समय मौन रहकर हम साथ बैठे। ओके, कविता को ठीक से समझने के लिए आइए उस पर सबसे पहले विचार करते हैं कि कविता किसे संबोधित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन किससे बोल रहा है, राइट। तो इसमें किसी का नाम नहीं दिया है, सिर्फ प्रिय कहा है। ओके, तो यहाँ पे कवि ने संबोधित किया है सिर्फ प्रिय। तो ये प्रिय कौन हो सकता है, उसका कोई प्रेमी भी हो सकता है या फिर उसका कोई मित्र भी हो सकता है, राइट। तो पूरा कथन क्या है कि एक पथ के पथिक से प्रिय, अर्थात प्रिय और संबोधित करने वाला मानो एक राही है, यानी कि सहयात्री है। सहयात्री मीन्स आपको कहीं जाना है तो और आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है, और आपके साथ जो चल रहा है उसे भी वहीं जाना है, किसी जगह या फिर कुछ भी। ठीक है, आपकी मंजिल एक है। ओके, तो वो आप दोनों क्या हुए, सहयात्री हुए, राइट। तो सहयात्री यानी कि मंजिल आपकी क्या है, एक है। ओके, तो यहाँ प्रिय है जो वो दो मित्र भी हो सकते हैं या फिर दो प्रेमी भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोनों समान परिस्थितियों में जीवन यात्रा कर रहे हैं। जीवन में जो उनकी परिस्थितियां हैं वो क्या है, समान है। ओके, प्रस्तुत कविता में अपने प्रिय पात्र से कहा गया है कि हे प्रिय, आओ दोनों कुछ देर के लिए बैठ ले, जीवन तो निरंतर गतिशील है। हमारा जीवन क्या है, गतिशील। सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जीवन क्या है, गतिशील है। तो वो अपने प्रिय से कह रहा है कि आओ हम थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। उस गतिशीलता में कुछ पल बैठकर स्वयं को विराम दे, यानी कि खुद के लिए टाइम निकाले, खुद के लिए समय निकाले। हम दोनों एक ही जीवन मार्ग के पथिक हैं, अतः इस जीवन के क्षणिक और स्थायी कष्टों और अंधकारों को घेर कर कुछ देर बैठे। यहाँ कवि ने तम गहन जीवन घेर क्यों कहा, इसे घेर कर बैठने की चाह में जीवन यात्रा को याद करने की चाह छिपी है। यानी कि वो कह रहा है कि हम थोड़ी देर बैठकर अपनी जीवन यात्रा को याद करते हैं। अभी मान लो कि हम ऐसे ही कुछ देर बैठते हैं, ठीक है, शांति से, तो हम क्या याद करेंगे, पिछली बातें याद करेंगे, राइट, है ना, पिछले दिनों को याद करेंगे, बीती हुई बातों को याद करेंगे, तो हम अपनी जीवन यात्रा को याद करेंगे, राइट। तो यही है यहाँ पे। तो यहाँ कवि ने बोला है कि घेर में यह वंजना है कि आओ जीवन के गहरे अंधेरे को, असफलता को घेर कर बैठे, इन पर चुपचाप मनन करें। मनन यानी कि चिंतन करें, विचार करें।
आप जानते हैं कि भाषा की एक सीमा होती है, हम सारी बातें बोल नहीं सकते, है ना? अगर बहुत कुछ कहना चाहते हैं किसी से लेकिन बोल नहीं सकते, राइट? लेकिन मौन क्या है? मौन में असीम शक्तियाँ होती है। मौन में मन ही मन हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, राइट? परंतु मौन की शक्ति क्या होती है? असीम होती है। क्या प्रत्येक बात बोलकर समझाई जा सकती है? नहीं। कुछ बातें अनकही अधिक स्पष्ट होती है। मान लो इशारों को ही ले लो, है ना? हम हाँ ना करें, बोले या फिर ऐसे ही अपनी मुंडी हिला दें तो भी सामने वाला समझ जाएगा। तो मौन में क्या है? असीम शक्ति है। सब बातें हम बोलकर समझा दे ऐसा नहीं होता, ठीक है? मौन में भी हम काफ़ी कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे बिहारी ने भी कहा है कि कही है अब तेरो हियो मेरे हिय की बात, इसलिए मौन रहकर वह सब भी समझा जा सकता है जिसे भाषा नहीं समझा पाती। मौन मधु सा मीठा कब हो सकता है? अभी ये देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मौन मधु सा मीठा कब हो सकता है? हम कुछ बात करते हैं तो वो मीठी हो सकती है ना? यानी कि अगर हम किसी से बात करें तो वो मीठी बात हो सकती है, लेकिन मौन वो कैसे मीठा हो सकता है? वो तो सामने वाला सुन ही नहीं पाएगा, वो तो हम खुद ही सुन रहे हैं। मौन है ना? तो सामने वाला आपको कब समझेगा अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो, मन ही मन कुछ कह रहे हो? जब वो आपके भाव को समझता होगा, आपको समझता होगा, तब वो आपके मौन को भी समझता है। ओके? तो जिसे भाषा नहीं समझा पाती, मौन मधु सा मीठा कब हो सकता है? एक दूसरे के भावों को कैसे समझा जा सकता है? मन की उपमा किससे दी गई है? जैसे बूंद नदी में चुपचाप बह जाती है, वैसे ही हमारा मन जो है जीवन के विशाल प्रवाह में बूंदों सा चुपचाप बह जाए। हमारा जीवन कैसा हो? सरल और बंधनों से मुक्त हो, अपने वश में हो, ठीक है? वह उत्थान और पतन की चोटों से ऐसी सरलता से सह जाए जैसे प्रातः काल की वायु से छोटे छोटे पत्ते कभी ऊपर तो कभी नीचे रहते हैं और झोंकों को चुपचाप सहते रहते हैं, है ना? जो नई नई पत्तियाँ फूटती है वो पवन के झोंकों से कैसे हिलती डुलती रहती है, और जब ज़ोरदार पवन का झपका आता है तो उसे भी वो सहती है ना? तो बिल्कुल वैसे ही हिलते डुलते दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम जीवन के उतार चढ़ावों को भी झेलते हुए भी निर्द्वंद यानी कि तनाव मुक्त बने रहें। निर्द्वंद का मीनिंग क्या होता है कि न सुख में इतराए न दुख में घबराए, यानी कि अगर आपके पास अचानक सुख आ जाए तो आप इतराओ ना। इतराओ मीन्स कि आप, होता है ना किसी को कि सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते बाद में, या फिर ऐसा, तो इतराना नहीं है और ना ही आपको दुख आने पर घबराना है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? निर्द्वंद बोलेंगे। ओके? कवि ऐसे ही निर्द्वंद जीवन की कामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि तभी जीवन के बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद हो सकेगा। फर्स्ट देखते हैं टिप्पणी में कि कवि के इन भाषा प्रयोगों पर ध्यान देते हैं कि बैठ ले कुछ देर में कवि ने कुछ देर पर अधिक बल दिया है। कुछ देर, थोड़े समय के लिए। ओके? जीवन की भाग दौड़ और आधाधापी में कुछ देर मौन बैठकर चिंतन करना जीवन यात्रा के लिए स्फूर्ति दे सकता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी, बहुत ही स्ट्रेस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? शांति से एक जगह बैठ जाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना? सेकंड है कि आओ में बड़ा ही स्पष्ट और अनौपचारिक आग्रह है। आओ, ठीक है? वो अपने प्रिय को बुला रहा है कि आओ। तो इसमें क्या है? स्पष्ट और अनौपचारिक आग्रह है। यहाँ भी आओ के बाद एक पथ के पथिक से कहकर वह अतरंगता उजागर कर दी गई है। थर्ड है कि मौन के मधु हो जाने की कल्पना भी बेजोड़ है ना? वरना कौन ऐसा सोचेगा कि मौन भी मधु हो सकता है, मौन भी मीठा हो सकता है ना? तो मधु की मिठास वाणी से बताई जाती है। बोलकर हम मीठा मीठा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कवि उस मधु का अनुभव करने को तो कहता है कि उसका अनुभव करो, पर भाषा को चुप्पी की आड़ में कर देना चाहता है। मौन का मतलब उस मिठास का अनुभव करो लेकिन बोल के नहीं। बोलने को क्या बोल रहा है? वो चुप रहने को बोल रहा है, लेकिन उसका अनुभव फिर भी करो। कैसे? मौन रहकर। तो ऐसी स्थिति को सूरदास ने भी कहा है कि जो गूंगे ही मीठे फल को रस अतरंगे ही भावे। ठीक है? ये भी एक सूरदास जी की कविता है ऐसी ही। फोर्थ है कि सरलता की बाढ़, प्रयोग भी दर्शनीय है। मन में असरलता और कटुता हो तो जीवन भी दुभर हो जाता है।
सरलता की अधिकता के लिए उसने सरलता की बाढ़ कहा है। सरलता की बाढ़ आएगी तो मन में उसमें बूंदों सा बह जाएगा। फिफ्थ है कि अगले वाक्य में कवि पुनः सरल शब्दों का प्रयोग करता है। यहाँ ये पंक्तियाँ जीवन का विशेषण बनकर सामने आई है। ऐसा सरल जीवन उत्थान और पतन को भी सरलता से झेल सकेगा। झेलेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति में वह शांत और स्थिर भी बना रहेगा। तो कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने मन को कैसा शांत और एकदम स्थिर बनाए रखना है। सुख आने पर ना इतराना है और ना ही दुख आने पर घबराना है।